Hello everyone, I am Thimani Jindal. I will teach you maths of class 6th. So let's start. Our first chapter is knowing our numbers. So start with introduction. We use numbers to count objects. हम numbers का use किसी भी चीज़ को count करने के लिए use करते हैं हम numbers का. और number से क्या हेल्प मिलती है हमें, जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें अरेंज करना है भी कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा सेकंड पोजीशन पे है. तो उस सब के लिए हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है. तो हमारा सेकंड टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स में क्या आएगा, जैसे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है. हम कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं भी कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है. अब जैसे ये एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर इज 94, सेकंड नंबर इज 294, थर्ड नंबर 5594 एंड फोर्थ नंबर इज 76,094. सो इन दिस 76,094 is greatest, this number is greatest and 94 is smallest. तो हमें ये कैसे पता चला, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे वो नंबर जो है वो ग्रेटर बनता जाता है. जिसमें दो ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो ये स्मॉलर है, इसमें 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो ये ग्रेटर नंबर हो गया. और सेकेंडली मान लो हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सपोज 295 एंड 296. इसमें हमारे पास 3 ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों में. तो अब हमें इसमें हमने बताना है भी कौन सा नंबर बड़ा है. इसमें हमारा 296 जो है वो बड़ा नंबर है, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू सिस्टम से भी बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. अब इसमें वंस प्लेस पे 5 है और इसमें वंस प्लेस पे 6 है. बाकी नंबर्स टेंस और 100 प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो सेम है, 2929. वंस प्लेस पे इसमें है 5, इसमें है 6. अब हमें पता है 5 और 6 में से 6 जो है वो बड़ा होता है. तो क्या होगा, 295 एंड 296 में से जो 296 है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी नंबर्स कैन वी मेक. जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, 0, 1, 2, 8, 7. ये हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन है. हम इसमें से कितने नंबर बना सकते हैं, कितने 6 डिजिट नंबर हम इसमें से बना सकते हैं. हमने कैसे बनाने हैं नंबर्स भी, एक भी नंबर, एक भी डिजिट जो है वो एक नंबर में दोबारा रिपीट ना हो. जैसे इसमें हमने ये 3 नंबर बनाए, ऐसे ही हम बहुत सारे और नंबर्स भी बना सकते हैं. जैसे हमने पहले 5 को आगे रख लिया, फिर 7 को आगे रख लिया, फिर 2 को. इसी तरह हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं. अगर हमें कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन हो तो हम उनसे काफी नंबर बना सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम नंबर्स को स्मॉलर से ग्रेटर में अरेंज करते हैं. जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर्स हैं 2, 5, 7, 9, 11. ये हमारे पास नंबर्स हैं. ये हमें किस ऑर्डर में दिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में. क्यों, क्योंकि पहले छोटा नंबर है 2, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9 और फिर सबसे बड़ा 11. और डिसेंडिंग ऑर्डर में इससे उल्टा होता है, जहां पे हम नंबर को ग्रेटर टू स्मॉलर में अरेंज करते हैं. अब हमें अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 11 लिखेंगे, देन 9, देन 7, देन 5 एंड देन 2.
बड़े से छोटे की तरफ जब हम लिखते हैं तो डिसेंडिंग, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और असेंडिंग में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बुक में वो है इंट्रोड्यूसिंग 10,000। ये देखो, जिसे हमने नंबर लिया 9 प्लस 1 किया तो बन गया 10। 99 प्लस 1 100, 999 प्लस 1 is 1000 and 9,999 प्लस 1 is 10,000। ये कैसे बना? 9 जो है वो क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। अगर हम उसमें प्लस 1 करते हैं तो वो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाता है। 9 ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है और 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। इसी तरह 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसमें हमने 1 प्लस किया तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया। सिमिलरली 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो बन गया 1000। 1000 क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब 9,999 ये क्या है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें हमने 1 ऐड किया तो वो बन गया 10,000। और 10,000 क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इंट्रोड्यूसिंग 10,000 में क्या आएगा, ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आगे है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे मान लो एग्जांपल मिली 143, हमने एक नंबर लिया तो इस नंबर में 3 डिजिट की क्या वैल्यू है, 4 की क्या वैल्यू है और 1 की क्या वैल्यू है। 3 जो है वो हमारा किस प्लेस पे है, 3 इज एट 1 प्लेस, 4 इज एट 10 प्लेस एंड 1 इज एट 100 प्लेस। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 100, 1 किस पे है, 100 प्लेस पे है, तो हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 जो है वो 10 प्लेस पे है, हमने उसको 4 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 3 जो है वो 1 प्लेस पे है, तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 100 100 प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 3 इंटू 1 3, इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 143, है ना। 143 को ही हमने इस फॉर्म में लिखा था। तो ये जो हंड्रेड्स, टेंस, वंस जो है वो इसमें वैल्यू की, डिजिट्स की प्लेसेस हैं। जैसे हम अगर एक और एग्जांपल लें, 2527, इसमें 7 कौन सी प्लेस पे हुआ, 1 प्लेस पे, 2 10 प्लेस पे हुआ, 5 100 प्लेस पे हुआ एंड 2 1000 प्लेस पे हुआ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, 2527। तो हमने 1s, 10s, 100s, 1000s ये हमने क्या बताई, इस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू बताई। और फेस वैल्यू क्या होती है, किसी नंबर की फेस वैल्यू, जो वो डिजिट है 3 मान लो, 3 की इस नंबर में फेस वैल्यू क्या हुई, 3। 4 की इस नंबर में फेस वैल्यू क्या हुई, 4। फेस वैल्यू जो है किसी डिजिट की वो सेम ही होती है जो वो डिजिट होता है उससे। अब आगे है रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। हम नंबर्स को 2 फॉर्म में लिखते हैं, एक तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या फर्क है, इंटरनेशनल सिस्टम में हम ऐसे लिखते हैं 1s, 10s,
100,000, 10,000, देन 100,000। और इंडियन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं, 1, 10, 100,000, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद इसमें हमने क्या था, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। इंडियन सिस्टम में हमने कैसे लिखना है, पहले 1000, फिर 10,000, फिर वो बन जाएगा आगे लाख, फिर देन 10 लाख। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो 1 लाख है वो 100,000 के इक्वल है। यहाँ पर 1 लाख और ये जो 100,000 है ये इक्वल हुआ। जैसे हमारे पास नंबर है ये 511207, हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 500,000 11,207। और अगर हम यही सेम नंबर इंडियन सिस्टम में लें तो उसमें हम कैसे बोलेंगे, 51,12,007। इसमें हंड्रेड्स और टेंस प्लेस पे क्या है, 0 है। अब इसमें सेकंड चीज आती है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में यूज ऑफ कॉमास। जैसे हमने ये नंबर लिख दिया सिंपली, इसमें हम कॉमास का कैसे यूज करेंगे, इसमें हम कॉमास लगाते हैं आफ्टर 3 डिजिट्स। जैसे ये 3 डिजिट हो गए तो हमने एक कॉमा यहाँ पर लगा दिया, फिर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, मान लो इसके आगे भी कोई नंबर है तो उन 3 डिजिट के बाद फिर कॉमा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते हैं, किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम पहले तो 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर हम कॉमास प्लेस करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में हम हमेशा 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगाते हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर हम कॉमा लगाते हैं। उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये हमें याद करने पड़ते हैं भी कितने किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होते हैं, कितने मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं, कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होते हैं। तो ये हमें याद करने पड़ते हैं यूनिट्स। अब इसमें किलो वर्ड का मतलब क्या है, 1000 टाइम्स द स्टेटेड यूनिट। स्टेटेड यूनिट्स कौन से होते हैं, मीटर, ग्राम एंड लीटर। अब देखो मीटर, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है, यानी कि 1000 टाइम्स द स्टेटेड यूनिट। स्टेटेड यूनिट हो गया मीटर, मीटर के 1000 टाइम्स जो है वो क्या है, 1 किलोमीटर। इसी तरह ग्राम में, ग्राम जो है वो एक स्टेटेड यूनिट है, तो इस ग्राम स्टेटेड यूनिट के 1000 टाइम्स क्या हो गया, 1 किलोग्राम। इसी तरह लीटर भी एक स्टेटेड यूनिट है, इसके 1000 टाइम्स 1000 लीटर जो है वो 1 किलोलीटर के इक्वल हुआ। आगे हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन। नंबर्स का हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं, राउंड ऑफ जिसे हम बोलते हैं, राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स का, वो हम कैसे करते हैं। जैसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 तक हमारे पास नंबर्स हैं। अब 11 to 14 जो है, ये वाले 11 to 14 ये नंबर्स किसके पास हैं, 10 के पास हैं या फिर 20 के पास है, किसके ज्यादा पास है, ये नंबर जो है वो 10 के पास है। और 15 से लेकर, 15 को छोड़ो अभी, 16 से लेकर 19 तक नंबर्स किसके पास है, 10 के पास है, 20 के पास, ये नंबर्स 20 के पास है। तो अगर हमें इनका राउंड ऑफ करना हो, 11, 12, 13 एंड 14 का अगर हमने राउंड ऑफ करना हो
तो हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 10, और 15 नहीं 16, 17, 18, 19 का अगर हमें राउंड ऑफ करना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे 20। इन नंबर्स का राउंड ऑफ क्या होगा 20। अब बारी आती है 15 की। 15 जो है वो 10 से इक्वी डिस्टेंट पे है और 20 से भी इक्वी डिस्टेंट पे है। 15 जो है वो 10 और 20 के सेंटर में आता है। अब अगर हमें मान लो 15 दिया हो तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको हम क्या उसका राउंड ऑफ करके 10 लिखेंगे या राउंड ऑफ करके 20 लिखेंगे। तो 15 को हम राउंड ऑफ करके 20 लिखेंगे। ऐसा क्यों? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। ये कॉमन प्रैक्टिस है भी। हम 15 को 20 के राउंड ऑफ करके लिखेंगे। मान लो अगर यहाँ 5 होता तो उसको हम 10 लिखते, 75 होता तो उसको हम 80 लिखते राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 841, इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 800। अब पहले देखो 800 जो है 841, 800 और 900 के बीच में आता है 841। इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा 800। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 841 जो है वो 850 से, जो कि 800 और 900 के बीच में आता है, 850 उससे छोटा है, तो हमने 800 लिखेंगे हम राउंड ऑफ करके। अगर मान लो यहाँ होता 871 तो हम उसको राउंड ऑफ करके 900 लिख देते। अगर 850 होता जो सेंटर में है 800 और 900 के, तो हम क्या करते उसको राउंड ऑफ करके 900 लिखते ना कि 800। सिमिलरली 289 जो है वो 200 और 300 के समवेयर बीच में आता है। 200 और 300 का सेंटर वाला नंबर होता है 250। ये नंबर 250 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 300 लिखेंगे। सिमिलरली 104 ये आता है 100 और 200 के बीच में। ये नंबर जो है 150 से छोटा है, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 100। सिमिलरली 250, अब यहाँ पर ये नंबर है 200 एंड 300 के बीच में, ये बिल्कुल बीच में है, सेंटर नंबर है ये 200 और 300 के बीच में बिल्कुल। तो इसका हम राउंड ऑफ क्या लिखेंगे 300, जैसे हमने पहले पढ़ा। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। 249 जो है वो छोटा है 250 से, 200 300 के समवेयर बीच में आएगा। 250 से छोटा है, जो 250 इक्वी डिस्टेंट है दोनों से, तो ये नंबर 250 से छोटा है, तो ये राउंड ऑफ करके हम इसको क्या लिखेंगे 200। आगे आता है एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट थाउजेंड्स बाय राउंडिंग ऑफ। जैसे हमारे पास ये नंबर है 2570, क्या है ये 2570, 2670, 2770, 2880, 2970। तो ये जो नंबर्स हैं ये किसके पास हुए 3000 के। ये सारे नंबर्स ये 2000 और 3000 के बीच में आते हैं ये सारे नंबर्स। तो ये ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ये किसके पास है ज्यादा, 2000 के या 3000 के। ये नंबर 3000 के ज्यादा पास है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 3000। एंड ये नीचे वाले नंबर्स हमारे 2000 के पास है, तो हम इनको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2000। अब नेक्स्ट आता है टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अब मान लो हमें दो नंबर दिए हुए हैं 5290 एंड 17986। पहले हमने इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, उसके बाद हमने इनका सम निकालना है, क्योंकि हमने क्या निकालना है एस्टिमेट सम। हमने इनका एक्यूरेट पूरा प्रॉपर सम नहीं निकालना, हमने इसका एस्टिमेशन से सम निकालना है। तो जब हमें एस्टिमेशन से सम निकालना हो तो हम क्या करते हैं उनका राउंड ऑफ।
इन दोनों नंबर्स का हमने राउंड ऑफ टू 1000 करना है, यानी कि 5290 जो है वो 5000 और 6000 के बीच में आता है, तो 5290 जो है वो 5000 के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू 6000। तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 5000, एंड 17986 जो है वो 17000 और 18000 के बीच में आता है, और ये जो नंबर है ये 17000 के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू, सॉरी ये नंबर 18000 के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू 17000। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 18000। तो इनका सम जो है वो हो गया 23000। तो जो 23000 का सम आया है ये एस्टिमेट सम है, दिस इज नॉट द एक्यूरेट सम, दिस इज द एस्टिमेशन सम। नेक्स्ट एस्टिमेशन डिफरेंस भी हम इसी तरह करेंगे। 5673 का राउंड ऑफ 6000 बन गया, एंड 436 का राउंड ऑफ 0। अब यहाँ पर 0 क्यों आया? 436 जो है वो 400 और 500 के बीच में आता है, और ये 400 के ज्यादा पास है, तो यहाँ 0 क्यों आया? बिकॉज हमने क्या क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमने इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ टू 1000 करना है, यानी इनकी 1000 वाली जो प्लेसेस हैं वो चेक करके हमने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ तो है ही नहीं, ये तो 100 प्लेस तक ही खत्म हो गया ये नंबर, इसलिए हमने इसका राउंड ऑफ कर दिया 0, और इनका डिफरेंस जो आया वो क्या आया 6000। पर ये तो कुछ रीजनेबल एस्टिमेट नहीं हुआ ना, ये तो फिर भी माना जा सकता है एस्टिमेशन, पर ये तो रीजनेबल एस्टिमेट नहीं हुआ। अगर हम इन नंबर्स का सम करते बिना एस्टिमेशन से, तो वो हमारा आता ये 23,276, जो कि 23,000 के काफी पास है। तो ये हमारा सही है एस्टिमेशन सम। बट इसमें एस्टिमेशन डिफरेंस में अगर हम इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो वो क्या आएगा? तो वो आ जाएगा ये, और अगर हम इसका एस्टिमेट डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 6000। तो 5237 और 6000 में कितना फर्क है ना? तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हमने 5673 को हमने राउंड ऑफ टू करना है 1000, और 436 को हम राउंड ऑफ करेंगे टू 100, क्योंकि इसमें 1000 प्लेस पे कोई डिजिट ही नहीं है। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया 100 से, इसको राउंड ऑफ 100 से करेंगे तो आ जाएगा 400। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 6000 और 4 का, तो वो हो जाएगा 5300, और इनका वैसे डिफरेंस ये आ रहा था 5237। तो 5300 और 5237 ये दोनों नंबर्स पास पास हैं। अगर हम 5237 का राउंड ऑफ करते तो वो भी हमारा यही आता। तो इसको हम एस्टिमेट डिफरेंस सही बोल सकते हैं, बट इसको हम सही नहीं बोल सकते। तो हमने ये चेक करना है B436 में तो अब कोई 1000 प्लेस पे कोई नंबर है ही नहीं, तो हम उसको 1000 से राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम उसको 100 से राउंड ऑफ करेंगे। अभी हमने किया टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, अब हम करेंगे टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स। जैसे 17 एंड 98 इनका प्रोडक्ट किया हमने। 17 को हमने राउंड ऑफ करके 20 लिख दिया, एंड 98 को हमने राउंड ऑफ करके 100 लिख दिया। 98 जो है वो 100 के क्लोजर है, और 17 जो है वो 20 के क्लोजर है। 17 आता है 10 और 20 के बीच में, है ना? तो वो 17 जो है वो 20 के ज्यादा पास है, हमने उसको राउंड ऑफ करके 20 लिख दिया। सिमिलरली 98 जो है वो 90 और 100 के बीच में आता है, और 98 जो है वो 100 के ज्यादा पास है, तो हमने उसको 100 से राउंड ऑफ कर दिया। 20 इंटू 1000 ये बचा अब हमारे पास 20 इंटू 1000। तो ये तो बहुत सिंपल है, क्या बन जाएगा? 20 इंटू 100 है यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? 2000। वैसे अगर हमें इनका प्रोडक्ट निकालने बैठते तो हमें कितना टाइम लग जाता, इसलिए हमने यहाँ पर क्या निकाला? इनका एस्टिमेट प्रोडक्ट।
एस्टिमेट प्रोडक्ट इनका आया 2000। वैसे अगर हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते तो वो क्या आता? वैसे अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते 17 और 98 का, तो वो आता हमारे पास 1666। ठीक है, अब अगर मान लो हम 1666 का अगर हम राउंड ऑफ करें 1000 से, तो ये किसके बीच में आता है? 1000 और 2000 के बीच में। और ये नंबर 2000 के ज्यादा पास है, तो इसका एस्टिमेशन क्या आता? 2000। इनके प्रोडक्ट जो हमारा इनका एस्टिमेशन प्रोडक्ट आया वो भी क्या आया है? 2000। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें टू एस्टिमेट प्रोडक्ट्स की, तो वो क्या होगी? जैसे मान लो हमने किया 259 एंड 366। हमने ये दो नंबर ले लिए 259 एंड 366। अब हम इनका एस्टिमेट, पहले हम इनका राउंड ऑफ करेंगे। 259 किसके बीच में आता है? 200 और 300 के, है ना? तो ये नंबर 300 के ज्यादा पास है, तो इसका राउंड ऑफ किया 300 इंटू 366। इसका राउंड ऑफ किया हमने 400। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1,20,000। वैसे अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता 94,794। तो हमारा ये आता। वैसे हमने अगर इनका एस्टिमेट प्रोडक्ट किया तो वो आया ये 1,20,000। तो ये दोनों नंबर्स भी काफी पास हैं। अगर तो हमें क्वेश्चन में लिखा है भी हमने उनका एस्टिमेट प्रोडक्ट और एस्टिमेट सम, एस्टिमेट डिफरेंस निकालना है, फिर तो ठीक है। नहीं तो एस्टिमेशन हम हर जगह पर यूज नहीं करते, क्योंकि एस्टिमेशन से हमारा कभी भी आंसर एक्यूरेट नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 109। हम 109 को हम 100 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, है ना? ये हम क्यों करते हैं? अपनी मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए। तो हम 109 को 100 प्लस 9 लिख सकते हैं एक्सपैंड करके। तो अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस 9। इसको हम क्या करेंगे? 7 को पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 7 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी चीज को 10, 100, 1000, 10,000, लाख, इनसे मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है 7 को, तो 7 लिखो, पीछे 2 0 लगा दो। 7 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 लिख के पीछे 3 zeros लगा दो, है ना? प्लस 7 इंटू 9, 7 इंटू 9 तो हमें पता है ये 63 होता है। तब हमारे पास आ गया 700 प्लस 63, जो कितना होता है 763। कितनी सिंपल हो गई इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन। नहीं तो अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते, देखो आंसर फिर भी सेम आ रहा है, पर अगर हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर ऐसे होता 5 मल्टीप्लाई 96, तो अब 96 को हम क्या करते हैं? 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, है ना? तो 5 को हमने पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, पर बीच में अब हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। क्यों माइनस का साइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने 100 माइनस 4 की फॉर्म में लिखा है 96 को। इनको माइनस करके क्या आ गया हमारे पास? 480। तो 5 इंटू 96 को मल्टीप्लाई करके आ गया 480। हमने किस मेथड से किया? एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, तो
तो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का रोमन न्यूमेरल्स। ये नंबर्स को लिखने का एक बहुत ही पुराना सिस्टम है रोमन न्यूमेरल्स। ये सिस्टम जो है ये बहुत प्लेसेस पे यूज होता है। जैसे हमने घड़ियों में भी कभी कभी देखा होगा, भी हमने इस फॉर्म में नंबर्स लिखे देखे होंगे क्लॉक्स में, है ना। तो ये जो है इस फॉर्म में जो हम नंबर्स को लिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं रोमन न्यूमेरल्स। इन्हें हम रोमन न्यूमेरल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रोम से आए हैं। जैसे ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 सिंपली जो हम लिखते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमेरल्स। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में? इन्हें हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स और इन्हें हम बोलते हैं रोमन न्यूमेरल्स। तो ये हमें जो है ना, जैसे 1 को हमने कैसे लिखना है, 2 को कैसे लिखना है, 3 को कैसे लिखना है, ये हमें याद ही करना पड़ता है। इसमें हमें बस ये कुछ दिए हुए हैं। जैसे 1 को हमने लिखना है ऐसे, 5 को अब हम, जैसे हमने 2 है तो हमने 2 लाइंस लगा दी, 3 है तो 3 लाइंस लगा दी। अब हमने 5 है तो हमने 5 लाइंस नहीं लगाई, 5 को हमने ऐसे नहीं लिखा, 5 को हमने कैसे लिखा? ऐसे। 10 को ऐसे। सिमिलरली 50 को हम कैसे लिखते हैं? L। 100 को हम कैसे लिखते हैं? C। 500 को हम कैसे लिखते हैं? D। और 1000 को हम कैसे लिखते हैं? M से। रोमन सिस्टम में अब क्वेश्चन आता है, जैसे हमने 100 को M से क्यों रिप्रेजेंट किया? तो क्या है, रोमन सिस्टम में लेटर्स को हम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेट्स का यूज करके। जैसे हमने लेटर्स, ये हमने लिखा 1000, इसको हमने कैसे यूज किया? हमने अल्फाबेट के फॉर्म में हमने इसको लिखा। इस नंबर को हमने अल्फाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो रोमन सिस्टम में हम ऐसे ही लिखते हैं, जिसमें रोमन सिस्टम में M का मतलब ही 1000 होता है, इसलिए हमने 1000 को M से रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली 500 को हमने D से रिप्रेजेंट किया, 100 को C से, एंड 50 को हमने L से रिप्रेजेंट किया। अब हम इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे 73 क्या है? 50 प्लस 20 प्लस 3। 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, 20 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को हमने रिप्रेजेंट किया था 1x से, ठीक है। तो 20 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे, 2x से। तो ये क्या बन गया? इसका 50 का होता है हमारा, यहाँ लिखते हैं 50 प्लस 20 प्लस 3। 50 को हम लिखते हैं L, 20 को हम ऐसे लिखेंगे, और 3 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो 73 को हम रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे? L, फिर X, फिर 3, X 2 बार ऐसे लिखेंगे। यहां पर 2 बार आएगा, ठीक है। 69 क्या होता है? 69 होता है 50 प्लस 10 प्लस 9। तो 50 को हम लिखते हैं L, प्लस 10 को हम लिखते हैं X से, और 9 को हम ऐसे लिखते हैं। अब 9 को हमने 1x क्यों लिखा? 9 क्या होता है? 10 माइनस 1। 10 ऐसे होता है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आगे लिख देंगे। अब 11 जो है वो होता है 10 प्लस 1, 10 और 1 इसमें हम आगे लगाते हैं। 9 जो है वो -1 होता है, इसलिए हम 10 के आगे 1 लगा देते हैं। और 11 में होता है वो 10 प्लस 1 होता है, तो हम x में आगे 1 लगा देते हैं। सिमिलरली 24 ये होता है 20 प्लस 4, तो 20 को हम ऐसे लिखते हैं और 4 को हम ऐसे लिखते हैं रोमन में। 25 20 प्लस 5, 20 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और 5 को ऐसे। तो ये हमारा बन गया रोमन न्यूमरल में 25।
तो ये हमारी सारी थी चैप्टर की थ्योरी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।